आज यूपी ट्रिपल एस सी कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स का ये 7वां क्लास है। यह कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स लोअर पीसीएस एग्जामिनेशन के साथ साथ यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कंडक्ट कराया जा रहे अन्य सभी एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया था। आज के क्लास में हम इनपुट डिवाइस को बहुत ही डीप तरीके से कवर करेंगे। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में आज के क्लास में हम इनपुट डिवाइस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे टेस्ट आधारित इनपुट उपकरण, जो कि कीबोर्ड। फिर हम आएंगे पॉइंटिंग एंड ग्राफिक इनपुट उपकरण पे, जिसमें हम माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर, ग्राफिक टैबलेट और टच स्क्रीन। उसके बाद अब आएंगे स्कैनिंग डिवाइसेस, जिसमें हम OCR, OMR, QR कोड रीडर, BCR बारकोड रीडर और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन को कवर करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक ऑडियो वीडियो और बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे, जिसमें माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा और वेबकैम, और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा बायोमेट्रिक डिवाइसेस। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट आधारित इनपुट उपकरण से, जिसमें हम पढ़ेंगे कीबोर्ड को। कीबोर्ड कैसे इनपुट लेता है? इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, या तो अल्फाबेट के फॉर्म में लेगा, या तो न्यूमेरिक फॉर्म में लेगा, या तो स्पेशल कैरेक्टर्स के फॉर्म में लेगा, विशेष चिन्हों के फॉर्म में लेगा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीबोर्ड क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कीबोर्ड का इंटरनल आर्किटेक्चर और उसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है। फिर उसके बाद हम कीबोर्ड के टाइप को पढ़ेंगे, कीबोर्ड के लेआउट को, फिर उसके कीज का क्लासिफिकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। फिर लास्ट में हम क्विक पॉइंट्स देखेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड से। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा प्रविष्टि मतलब डेटा एंट्री के लिए कीबोर्ड सबसे प्राथमिक और मानक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंट्री के लिए सबसे प्राइमरी और स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड है। यह कैसा उपकरण है? यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, मतलब विद्युत से चलने वाला मैकेनिकल डिवाइस, यांत्रिक उपकरण। ठीक है, जो उपयोगकर्ता द्वारा दबाई गई कीज को कंप्यूटर के समझने योग्य डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो मैंने बताया था कि इनपुट डिवाइस का क्या काम रहता है, इनपुट उपकरण का क्या काम रहता है कि जब भी यूजर के द्वारा कोई भी इनपुट दिया जाता है तो इनपुट डिवाइसेस उस इनपुट को कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, जो कि बाइनरी फॉर्म में रहेगा या मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में रहेगा। तो इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? कंप्यूटर के समझने योग्य डिजिटल सिग्नल में जो भी की प्रेस की गई है उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यह आधुनिक कीबोर्ड केवल कुंजियों का समूह नहीं होता है, यह सिर्फ की का समूह नहीं होता है, बल्कि इसके भीतर एक जटिल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और एक समर्पित डेडिकेटेड माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो हम क्या देखते हैं कीबोर्ड को? अगर हम एज ए फिजिकल रूप में देखते हैं तो उसका मतलब सिर्फ हम कीज को देखते हैं, की को प्रेस करना जानते हैं, लेकिन कीबोर्ड के अंदर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, उसके अंदर एक डेडिकेटेड माइक्रो कंट्रोलर होता है, जिसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी पढ़ेंगे। कीबोर्ड का आंतरिक आर्किटेक्चर और कार्यप्रणाली, इंटरनल आर्किटेक्चर एंड वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कीबोर्ड। तो इसमें हम देखेंगे कीबोर्ड कैसे वर्क करता है जब की को प्रेस किया जाता है, क्या है उसके इंटरनल आर्किटेक्चर, कैसे की को प्रेस करने के बाद सीपीयू या ऑपरेटिंग सिस्टम को जो हम की प्रेस किए हैं उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता चलता है। तो जब की को प्रेस किया जाता है तो कीबोर्ड के अंदर की मैट्रिक्स होती है, उसका सर्किट क्लोज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ जब हम घर में फैन ऑन करना होता है तो स्विच को ऑन करते हैं, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं सर्किट क्लोज हो जाता है, और सर्किट क्लोज होने के बाद करंट फ्लो करने लगता है, जैसे ही करंट फ्लो करेगा फैन ऑन हो जाएगा। सेम वही चीजें यहाँ भी लागू होती हैं। जब कोई भी की प्रेस किया जाता है तो की प्रेस होने के बाद की मैट्रिक्स का सर्किट क्लोज हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिकल करेंट आती हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल करंट आएंगी तो कीबोर्ड माइक्रो कंट्रोलर के पास उसका सिग्नल जाएगा। अब जैसे ही सिग्नल जाएगा कि यह की प्रेस किया गया है तो उस की का स्कैन कोड जनरेट होता है।
स्कैन कोड जनरेट होने के बाद वो कोड कहाँ जाता है, कीबोर्ड की बफर मेमोरी में। फिर बफर मेमोरी के से होते हुए फिर वो सीरियल बस या यूएसबी इंटरफेस के थ्रू सीपीयू या ऑपरेटिंग सिस्टम को चला जाता है। ओके, सबसे पहले हम की मैट्रिक्स को देखते हैं। तो कीबोर्ड की कुंजियों के नीचे वायर्स का एक ग्रिड यानी नेटवर्क होता है जिसे की मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसे इसमें समानांतर पंक्तियां रो और कॉलम में होते हैं। ठीक है, तो जो कीबोर्ड होता है उन सभी की के नीचे क्या होते हैं, वायर्स होते हैं, और इन्हीं वायर्स का एक नेटवर्क होता है, और इसी नेटवर्क को क्या बोला जाता है, की मैट्रिक्स कहा जाता है। और ये किसमें होते हैं, रो एंड कॉलम में होते हैं। ठीक है, जब कोई कुंजी समान अवस्था में होती है तो सर्किट ओपन रहता है, करंट प्रवाहित नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करता है। जैसे ही उपयोगकर्ता द्वारा किसी कुंजी को दबाया जाता है वह पंक्ति या कॉलम आपस में स्पर्श करते हैं जिसमें सर्किट बंद हो जाता है। और जैसे ही कीबोर्ड के की को प्रेस किया गया तो जिस पंक्ति या कॉलम में, जिस पंक्ति और कॉलम में वो की है उसका सर्किट क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ओके, क्योंकि वो जो रो एंड कॉलम है वो आपस में एज ए कंटेक्ट में आते हैं, स्पर्श करते हैं। कीबोर्ड माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो कीबोर्ड के भीतर एक छोटा सा आईसी चिप होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जिसे कीबोर्ड कंट्रोलर या माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। तो जितने भी कीबोर्ड होते हैं सभी कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। उसी इंटीग्रेटेड सर्किट को कीबोर्ड का कंट्रोलर या माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। जैसे इंटेल का 8048 या 8049 का एडवांस वर्जन। यह कंट्रोलर लगातार 1000 बार प्रति सेकेंड, ठीक, हजारों बार प्रति सेकेंड की मैट्रिक्स को स्कैन करता रहता है कि कहीं कोई सर्किट बंद तो नहीं हुआ है। सर्किट बंद होने का मतलब क्या हुआ, की को प्रेस किया गया है। इसका मतलब यह जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होता है जिसे माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, यह कंट्रोलर हजारों बार प्रति सेकेंड में हजारों बार की मैट्रिक्स को स्कैन करता रहता है। स्कैन करके देखता रहता है कि कोई सर्किट क्लोज तो नहीं हुआ है, मतलब कोई की तो प्रेस नहीं किया गया है। फिर आता है स्कैन कोड। जब कोई की प्रेस किया जाता है तो इन्हीं माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा स्कैन कोड जनरेट किया जाता है। तो जब माइक्रो कंट्रोलर को किसी बंद सर्किट का पता चलता है तो वह उस कुंजी के स्थान के आधार पर एक विशिष्ट बाइनरी नंबर उत्पन्न करते हैं जिसे स्कैन कोड कहा जाता है। तो हमने बताया था कि इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, जो भी यूजर इनपुट दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मतलब उसने डी को प्रेस किया हुआ है, तो कंप्यूटर तो डी नहीं समझेगा ना, वो अपनी भाषा में समझेगा। किसमें, बाइनरी नंबर के फॉर्म में। तो जो डी का बाइनरी नंबर होगा वह कैसे आएगा, यह जो स्कैन कोड होते हैं यह उन्हीं के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, तो स्कैन कोड दो टाइप के होते हैं, एक मेक कोड और दूसरा ब्रेक कोड। स्कैन कोड में क्या होता, सॉरी, मेक कोड में क्या होता है, जब कोई कुंजी को या जब कोई की को प्रेस किया जाता है, जैसे ही हमने प्रेस किया तो स्कैन कोड जनरेट हो जाएगा। और ब्रेक कोड क्या होता है, जब हम की को प्रेस करने के बाद छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक कोड। तो स्कैन कोड दो टाइप के होते हैं, एक प्रेस करने पर क्या आता है, मेक कोड, और रिलीज करने पर ब्रेक कोड होता है। ठीक है, जब दबाई गई कुंजी को छोड़ दिया जाता है तो यह कोड उत्पन्न होता है और यह कंप्यूटर को बताता है कि कुंजी अब फ्री हो चुकी है। जैसे ही कुंजी फ्री हो चुकी है इसका मतलब अब उसको इनपुट को लेना है। ठीक है, तकनीक की बात करें तो जैसे कंप्यूटर सीधे ए या बी के कैरेक्टर को नहीं भेजता है, यह क्या करता है, यह केवल स्कैन करता है। ठीक, स्कैन करने के बाद कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर एक लुकअप टेबल की सहायता से उस स्कैन कोड को वास्तविक कैरेक्टर कोड में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो अब जब आप, मैंने अभी क्या बोला, जब कोई भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर फॉर्म, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स को इनपुट किया दिया जाता है तो अब कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझता नहीं, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अब जब कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है तो उसको उसमें कन्वर्ट करता है। मतलब ये जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उस जो यूजर के द्वारा की प्रेस किया गया उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, स्कैन कोड। अच्छा, कीबोर्ड बफर क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि की प्रेस करने के बाद कुछ माइक्रो सेकेंड या कुछ सेकेंड के बाद आपने जो की प्रेस किया हुआ है वह दिखाई देता है, मतलब तुरंत नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं आपका जो की, आपने जो की को प्रेस किया था वो कहीं न कहीं स्टोर रहा होगा, तभी तो कुछ सेकंड बाद वो आपको विजिबल हुआ प्रेस होते हुए। मतलब आपने की प्रेस किया था वो कुछ देर बाद दिखाई दिया। ओके,
तो ये जहाँ पे स्टोर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कीबोर्ड बफर। तो कीबोर्ड के भीतर एक छोटी अस्थाई टेम्पररी मेमोरी होती है जिसे कीबोर्ड बफर कहते हैं। यदि उपयोगकर्ता बहुत तीव्र गति से टाइपिंग कर रहा है या सीपीयू किसी अन्य कार्य में व्यस्त है, तो उत्पन्न स्कैन कोड को कुछ समय के लिए इसी बफर में कतारबद्ध क्यू में स्टोर किया जाता है ताकि कोई भी टाइप किया गया अक्षर नष्ट या लॉस न हो सके। नेक्स्ट बात करें कीबोर्ड के टाइप्स की कि कीबोर्ड दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड, दूसरा होता है मैकेनिकल कीबोर्ड। मेम्ब्रेन कीबोर्ड में प्लास्टिक की 3 लचीली परतें होती हैं सभी कुंजियों के नीचे, जिन पर कंडक्टिव इंक का सर्किट छपा होता है और ये दबाने में बहुत शांत होते हैं, सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी उम्र मतलब लाइफ स्पैन कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेम्ब्रेन कीबोर्ड में कीज होते हैं इसके नीचे प्लास्टिक की 3 फ्लेक्सिबल लेयर्स होती हैं और इन्हीं फ्लेक्सिबल लेयर्स पे क्या होते हैं, कंडक्टिव इंक, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने वाले इंक, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाए वहां वैसा इंक वहां पे छपा होता है। ठीक है, और जब इनको प्रेस किया जाता है तो ये कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करते हैं, क्लिक का भी साउंड क्रिएट नहीं करते हैं। तो ये क्या होगा, बहुत ही शांत रहते हैं और साथ में ये चीपेस्ट होते हैं और साथ में इनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है। दूसरा मैकेनिकल कीबोर्ड जिसे हम आप नॉर्मली यूज करते हैं। ओके, तो ये इसके नीचे स्वतंत्र रूप से एक इंडिपेंडेंट फिजिकल स्विच लगा होता है, इसे चेरी एमएक्स स्विचेस कहते हैं। टाइप करने पर ये क्लिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, टैक्टिकल क्लिक का साउंड उत्पन्न करते हैं। यह हाईली ड्यूरेबल होते हैं और सटीक होते हैं। इनका उपयोग गेमर्स और पेशेवर टाइपिस्टों द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करें कीबोर्ड के लेआउट की। कीबोर्ड को लेआउट को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें किसमें, क्वर्टी, डोरिक और अजर्टी। क्वर्टी में क्यों क्वर्टी नाम पड़ा, क्योंकि जो इसका अल्फाबेट वाला सीरीज है, हाँ वर्णमाला वाला सीरीज है, पंक्ति है, उसके शुरुआत उसके पहले लाइन के शुरुआत के 6 अक्षरों के नाम पर रखा गया। किसने इसको विकसित किया था, क्रिस्टोफर लेथेम सोल्स के द्वारा 1874 में टाइपराइटर के लिए विकसित किया गया था ताकि टाइपिंग की गति थोड़ा नियंत्रित किया जा सके और टाइपराइटर की मैकेनिकल आर्म्स आपस में न उलझे। ओके, डोरिक लेआउट की बात करें तो इसे अगस्त डोरिक के द्वारा 1936 में डिजाइन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था जो क्वालिटी की कमियों को दूर करना और जिससे टाइपिंग स्पीड और भी इम्प्रूव हो सके और फिंगर्स टाइपिंग करते करते थके ना। इसमें क्या होता था, स्वर और मतलब वावेल के अल्फाबेट्स और व्यंजन कॉन्स्टेंट के अल्फाबेट कॉन्सोनेंट के अल्फाबेट एक होम रो में स्थित होते थे। ठीक है, मतलब ये वावेल्स के रो में और ये होम रो में स्थित होते हैं। अजर्टी लेआउट की बात करें तो फ्रांस, बेल्जियम और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में फ्रेंच भाषा की टाइपिंग को सरल बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसमें क्या होता था कि क्यू की जगह ए और डब्ल्यू की जगह जेड को रिप्लेस कर दिया गया था, ओनली बस इतना चेंज किया गया था। क्लासिफिकेशन आप की बात करें कुंजियों की वर्गीकरण की, तो देखो किसी भी स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होते हैं उसमें 101 से लेके 104 कुंजियां होती है, 101 से 104 कीज होते हैं। ठीक है, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें अल्फा न्यूमेरिक, फंक्शन, मॉडिफायर, टॉगल, नेविगेशन और स्पेशल की में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम अल्फा न्यूमेरिक फंक्शन कुंजियों को देख लेते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कुंजियों की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जेड तक जिसमें 26 कुंजियां होती हैं, न्यूमेरिक 0 to 9 तक जिसमें 10 कुंजियां होती है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल्स या पंक्चुएशन होते हैं। दूसरा बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन की सबसे ऊपर कीबोर्ड के सबसे ऊपर होता है और सबसे ऊपरी पंक्ति में होता है F1 से लेके F12 तक कुल 12 फंक्शन कीज होते हैं। ये शॉर्टकट की तरह काम करती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर के अनुसार इनके कार्य बदलते रहते हैं। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा है तो और या कोई सॉफ्टवेयर दूसरा है तो इनके कार्य मतलब थोड़ा थोड़ा बदलते रहते हैं और हमेशा परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। देख लेते हैं F1 से लेके F12 तक के क्या क्या इनका काम होता है। तो F1 के सबसे पहले देखें तो यह यूनिवर्सल हेल्प ओपन करने के लिए क्लिक किया जाता है। F2 की बात करें तो कोई भी फोल्डर है, कोई भी फाइल है, उसका नाम रीनेम करने के लिए किया जाता है, प्रेस किया जाता है या क्लिक किया जाता है। F3 की बात करें तो कोई भी एक्टिवेटेड एप्लीकेशन है या सक्रिय एप्लीकेशन है
या विंडोज में खोजने की सुविधा सक्रिय करने के लिए। तो अगर आप फाइल एक्सप्लोरर खोले हैं, फाइल एक्सप्लोरर में अगर कोई भी आइटम सर्च करना है तो आप क्या प्रेस करेंगे F3, और F3 के बाद जो बॉक्स आएगा उसमें आप जो भी आइटम सर्च करना है उसका नाम डालेंगे, इंटर करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। F4 की बात करें तो Alt प्लस F4 एक साथ वर्तमान सक्रिय विंडो को क्लोज करने के लिए प्रेस किया जाता है। तो अगर कोई भी विंडो ओपन है और उसको आपको क्लोज करना है तो एक साथ Alt प्लस F4 को एक साथ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो विंडो बंद हो जाएगा। F4 की बात करें, और Alt प्लस F4 का यूज किया जाता है शट डाउन के लिए भी, इसके लिए शट डाउन के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, F5 की बात करें तो यह रीलोड या रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है, और MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किया जाता है। F6 की बात करें तो अधिकांश इंटरनेट ब्राउजरों में कर्सर को सीधा एड्रेस बार पर ले जाने के लिए किया जाता है। तो जैसे ही आप F6 क्लिक करेंगे, जब भी कोई ब्राउजर ओपन हुआ है तो वो डायरेक्ट एड्रेस बार का टैब क्या होगा, बॉक्स खुल जाएगा, जहाँ पे आपको एड्रेस बार लिखने में आसानी हो जाती है। F7 की बात करें तो MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए प्रेस किया जाता है, और F11 की बात करें तो वेब ब्राउज़र को पूर्ण स्क्रीन मोड में बदलने के लिए या उससे बाहर आने के लिए किया जाता है। और कोई भी वेब ब्राउज़र है उसको पूरे स्क्रीन को ऑक्यूपाई कराना है तो हम F11 प्रेस करते हैं, अगर उससे बाहर आना है तो F11 को ही प्रेस करते हैं। एस्केप का भी यूज किया जाता है। F12 की बात करें तो MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए F12 का यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता रहता है हमेशा, और साथ में F2 के बाद F4 भी पूछता रहता है। नेक्स्ट बात करें मॉडिफायर या संयोजन कुंजियां, मॉडिफायर या कॉम्बिनेशनल कीज। तो इसमें क्या होता है कि ये कुंजियां अकेले काम करने पर कोई एक्शन नहीं करती हैं, इन्हें किसी अन्य कुंजी के साथ एज ए कॉम्बिनेशन में दबाना पड़ता है, जिससे उस दूसरी कुंजी का इनपुट बदल जाता है। तो ये कुंजियाँ अगर जैसे ये जो की होते हैं इनको ऐसे नॉर्मली प्रेस करेंगे, इनको कोई भी एक्शन नहीं होगा कंप्यूटर में, लेकिन इसके साथ कोई और की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। जैसे कंट्रोल प्लस ए करते हैं तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है, कंट्रोल प्लस सी करते हो तो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल प्लस जेड करते हो तो अनडू हो जाता है, कंट्रोल प्लस ए करते हैं तो सॉरी कंट्रोल प्लस वाई करते हैं तो रीडू हो जाता है, कंट्रोल प्लस यू करते हैं तो क्या होता है, अंडरलाइन हो जाता है कि इसमें MS ऑफिस में, कंट्रोल प्लस बी करते हैं तो बोल्ड हो जाता है MS ऑफिस में। ओके, कंट्रोल प्लस आई करते हो तो इटैलिक हो जाता है इसमें MS ऑफिस में। तो अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स कौन कौन से की हैं। कंट्रोल, अल्टरनेट, शिफ्ट और फंक्शन की। जैसे कैपिटल सी दबाने पर स्मॉल सी टाइप होता है अगर नॉर्मली ऐसे दबाएंगे, लेकिन अगर कंट्रोल प्लस सी दबाने पर वह क्या होगा, कॉपी कमांड बन जाता है। शिफ्ट के साथ किसी अक्षर को दबाने पर वह बड़े अक्षरों में टाइप हो जाता है। टॉगल की बात करें तो जैसे ये जो हमारा स्विच नहीं होता है, स्विच क्या करता है, ऑन ऑफ होता है, ऐसे ही टॉगल की होती हैं, ये ऑन ऑफ का फंक्शन स्टार्ट करती हैं। तो ये कुंजियाँ एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करती हैं, इन्हें एक बार दबाने पर इनका फंक्शन ऑन होता है, दूसरी बार दबाने पर ऑफ हो जाता है। कीबोर्ड पर इनके चालू होने की स्थिति दर्शाने के लिए छोटी एलईडी लाइट्स भी लगी होती हैं, एलईडी इंडिकेटर लाइट्स भी लगी होती है। एग्जाम्पल्स कैप्स लॉक, कैप्स लॉक से क्या होता है, और हमको लेटर्स को अपर केस में टाइप करना होता है तो कैप्स लॉक ऑन रखेंगे, और ऑफ रहेगा तो लोअर केस में टाइप होगा। नम लॉक की बात करें तो ऑन होने पर कीबोर्ड की दाईं ओर स्थित न्यूमेरिक कीपैड अंकों के इनपुट के रूप में काम करती है, और ऑफ होने पर नेविगेशन के रूप में काम करती है। स्क्रोल लॉक की बात करें तो पुराने सॉफ्टवेयर में स्क्रीन स्क्रोलिंग को लॉक करने के लिए उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट नेविगेशन एंड कर्सर नियंत्रण कुंजियाँ।
नेविगेशन एंड कर्सर कंट्रोल कीज। तो ये कर्सर कुंजियाँ स्क्रीन या दस्तावेज को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए उपयोग की जाती हैं, जैसे एरो कीज, डायरेक्शनल की। 4 कुंजियाँ अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, जो कर्सर को एक एक स्पेस या एक एक लाइन खिसकाती हैं, ऊपर या नीचे। होम की बात करें तो कर्सर को वर्तमान करंट लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए। इंड की बात करें तो कर्सर को वर्तमान पंक्ति के अंत में ले जाने के लिए। पेज अप की बात करें तो स्क्रीन या दस्तावेज को एक पेज ऊपर खिसकाने के लिए। पेज डाउन की बात करें, स्क्रीन या दस्तावेज को एक पेज नीचे खिसकाने के लिए यूज किया जाता है नेविगेशन या कर्सर नियंत्रण कुंजियों का। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य वाली कुंजियां, जैसे इंटर या रिटर्न की। रिटर्न की किसमें होता है? एप्पल के मतलब आईपैड में, और विंडोज में इंटर होता है। किसी कमांड को एग्जीक्यूट करने, डायलॉग बॉक्स को स्वीकृत करने या वर्ड प्रोसेसर में एक नई लाइन को शुरू करने के लिए इंटर की को प्रेस किया जाता है। स्पेस बार की बात करें तो दो शब्दों या अक्षरों के बीच खाली स्थान देने के लिए। यह पूरे कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। सबसे लंबी की कौन सी होती है? स्पेस बार होती है। बैक स्पेस कर्सर की बाई और लेफ्ट साइड की एक अक्षर को डिलीट करने के लिए किया जाता है, और डिलीट कर्सर की दाईं ओर के एक अक्षर को डिलीट करने के लिए या चुनी गई फाइल को हटाने के लिए या डिलीट करने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा, बैक स्पेस बाईं ओर, डिलीट दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। एस्केप की बात करें तो अगर कोई भी टास्क है, कमांड है, पॉपअप विंडो है, डायलॉग बॉक्स है, अगर हम उसको तुरंत अबॉर्ट करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो एस्केप की को प्रेस करते हैं। टैब की बात करें तो कर्सर को एक निश्चित दूरी, आमतौर पर 0.5 इंच या 5 स्पेस आगे कूदने या इंडेंट के लिए फॉर्म भरते समय अगले इनपुट बॉक्स में ले जाने के लिए टैब की का यूज किया जाता है। जैसे आप कोई भी फॉर्म ब्राउजर पर फिल कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर हमको अलग अलग डिटेल्स पे जाना है तो हम टैब की का यूज करते हैं दूसरे बॉक्स पे जाने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स देख लेते हैं कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड के भीतर एक मैट्रिक्स बंद होने पर उत्पन्न होने वाली विशिष्ट बाइनरी कोड को क्या कहते हैं? स्कैन कोड। कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए, दाईं ओर के अक्षरों को मिटाने किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, और बाईं ओर के अक्षरों के लिए किसका? तो दाईं ओर के लिए डिलीट का और बाईं ओर के लिए बैक स्पेस का। कीबोर्ड के किस श्रेणी की कुंजियां कैप्स लॉक, नम लॉक, चालू या बंद स्थिति के आधार पर कार्य करती हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? टॉगल कुंजियां, टॉगल कीज। एमएस वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस कुंजी का शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? तो F12 का। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स द्वारा विकसित विश्व की सबसे लोकप्रिय कीबोर्ड लेआउट का नाम क्या है? QWERTY लेआउट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं पॉइंटिंग एंड ग्राफिक इनपुट उपकरण पे। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आगमन के बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। ये वो उपकरण हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर, पॉइंटर की स्थिति या गति को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा डिजाइनिंग, ग्राफिक्स के क्षेत्र में विशेष इनपुट टूल्स का उपयोग जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, जॉयस्टिक। ये क्या है? पॉइंटिंग है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। और लाइट पेन, डिजिटाइजर, ग्राफिक टैबलेट और टच स्क्रीन, ये क्या है? ग्राफिकल इनपुट डिवाइस है, जिनको हम बारी बारी से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम माउस से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बारी बारी से एक एक चीज देखी जाएंगे। तो माउस की बात करें, माउस कंप्यूटर का सबसे लोकप्रिय और प्राथमिक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसे 1964 में डगलस एंजल वाट के द्वारा विकसित किया गया था। इसका नाम इसके आकार और उसके पीछे लगी तार जो चूहे के पूंछ जैसी दिखती है के कारण माउस पड़ा। ठीक, तो जब माउस को हिलाया जाता है या माउस जब दिखता है कि मूवमेंट हो रहा है, तो इसके नीचे लगी एलईडी सेंसर सरफेस को स्कैन करने लगता है। जैसे ही सरफेस को स्कैन करेगा, वहां से डिजिटल इमेज प्रोसेस करेगा। डिजिटल इमेज प्रोसेस करने के बाद उसका कोऑर्डिनेट्स जनरेट करेगा, मतलब जो कंप्यूटर के ऊपर कोऑर्डिनेट्स है उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट जनरेट करेगा। फिर उसे उसका डीपीआई या रेजोल्यूशन का मैप करेगा। उसके बाद जो कर्सर है वह सीपीयू या स्क्रीन पर दिखाई देने लगते हैं या अपडेट होने लगते हैं।
बात करें इसके तकनीकी पैरामीटर्स की, टेक्निकल पैरामीटर्स, तो डीपीआई की बात करें सबसे पहले, जिसे हम सीपीआई भी कहते हैं। इसका मतलब होता है काउंट्स पर इंच। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। यह माउस की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी और रिजोल्यूशन को मापने की इकाई है। तो माउस के सेंसिटिविटी और रिजोल्यूशन के मापने की इकाई क्या है? डीपीआई। यदि किसी माउस का डीपीआई 1600 है तो उस माउस का भौतिक रूप से 1 इंच हिलाने पर स्क्रीन पर कर्सर 1600 पिक्सल की दूरी तय करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी माउस है उसका डीपीआई क्या है? 1600 है, तो जैसे ही हम 1 इंच हिलाएंगे, कितना? 1 इंच, यहाँ पे मतलब डॉट्स पर इंच, 1 इंच जैसे हिलाएंगे वह 1600 पिक्सल की दूरी तय करेगा। गेमिंग माउस में उच्च डीपीआई जैसे 10,000 प्लस डीपीआई का यूज किया जाता है। इसका मतलब अगर 1 इंच हिलाते हैं तो 10,000 पिक्सल क्या होगा? जो कर्सर है वह हिलेगा। पोलिंग रेट की बात करें तो पोलिंग रेट को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में। यह दर्शाता है कि माउस 1 सेकंड में कितनी बार अपनी स्थिति की जानकारी सीपीयू को भेजता है। तो सीपीयू को अपनी स्थिति की जानकारी किसके द्वारा? माउस के द्वारा भेजे जाने की स्थिति को क्या बोलते हैं? पोलिंग रेट बोलते हैं। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। जैसे 5000 हर्ट्ज का मतलब हुआ प्रति सेकंड 500 बार डेटा, सॉरी 500 हर्ट्ज का मतलब हुआ प्रति सेकंड 500 बार डेटा को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट बात करें माउस के वर्गीकरण की, तो इसमें सबसे पहले होता है मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस, तीसरा लेजर माउस और चौथा वायरलेस कॉर्डलेस माउस। सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल माउस का। यह शुरुआती प्रकार का माउस था जिसके निचले हिस्से पर एक रबर या धातु की गेंद लगी होती थी। ठीक है, यह जब माउस को हिलाया जाता था तो गेंद घूमती थी और उसके जुड़े आंतरिक रोल्स एक्स वाई अक्ष की दिशा की गति को ट्रैक करते थे। तो क्या ये बहुत ही, जब माउस का मतलब आना स्टार्ट हुआ था तो उस समय मैकेनिकल माउसेस यूज किए जाते थे। और मैकेनिकल माउसेस में कि जो निचले हिस्से होते थे उसमें एक रबर या धातु की गेंद लगी होती थी। जब माउस को जब हम कोई मूव करता था, हाँ, या माउस जब देखता था कि मूवमेंट हो रहा है तो क्या करता था? वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को मेजर करता था और उसकी स्पीड को ट्रैक करता था। इसका कमियां क्या था कि धूल जमा होने के कारण ये जल्दी खराब हो जाते थे। ऑप्टिकल माउस की बात करें जो कि मॉडर्न माउस है, और बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कि यह किसी भौतिक मतलब मूविंग बॉल का उपयोग नहीं करता। इसके निचले हिस्से में एक एलईडी लाइट लगी होती है, आमतौर पर लाल रंग की, और छोटी सी ऑप्टिकल सेंसर क्या लगी होती है, और छोटा ऑप्टिकल सेंसर लगा होता है। एलईडी सतह पर प्रकाश डालती है और सेंसर प्रति सेकेंड हजारों डिजिटल तस्वीरें स्नैपशॉट लेता है। यह आंतरिक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर इन तस्वीरों की तुलना करके कर्सर की दिशा को तय करते हैं। तो जो ऑप्टिकल माउसेस होते हैं इसमें क्या होता है? जहां पे वर्ड ऑप्टिकल आ जाए इसका मतलब वहां पर लाइट की बात हो रही है। ठीक, तो जो ये ऑप्टिकल माउसेस होते हैं उसमें क्या लगा होता है? एक एलईडी लाइट लगा होता है जो कि लाल रंग की होती है, और इसमें और क्या लगा रहता है? ऑप्टिकल सेंसर होता है। ऑप्टिकल सेंसर क्या करता है? सतह को स्कैन करता है। ठीक है, और स्कैन करके वो हजारों क्या लेता है? स्नैपशॉट्स लेता है, और उसी स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जो होते हैं उसकी तुलना करते हैं, और तुलना करने के बाद कर्सर के कोऑर्डिनेट्स को मेजर करते हैं, मैप करते हैं। ठीक है, तीसरा है लेजर माउस। यह ऑप्टिकल माउस ऑप्टिकल माउस का ही सटीक रूप है, लेकिन इसमें साधारण एलईडी के स्थान पर इंफ्रारेड लेजर डायोड का उपयोग किया जाता है। इसकी संवेदनशीलता बहुत उच्च होती है। यह कांच या चमकदार सतहों पर पूरी सटीकता से कार्य करता है, जहां समान ऑप्टिकल माउसेस विफल हो जाते हैं। तो जहां पे ऑप्टिकल माउसेस यूज नहीं कर पा रहे हैं वहां पे लेजर माउसेस का यूज होता है। यह क्या होता है? बहुत ही प्रिसाइज इनपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यही ऑप्टिकल माउस का एक प्रिसाइज क्या है? वर्जन है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो एलईडी लाइट होती है इसकी जगह पे क्या लगा रहता है? इंफ्रारेड लेजर डायोड लगा होता है, जिससे बहुत ही बहुत ही हाई सेंसिटिविटी के साथ इनका इनपुट मेजर या मैप होता है। वायरलेस या कॉर्डलेस माउस की बात करें, इसमें कंप्यूटर से जुड़ने के लिए भौतिक तार की आवश्यकता नहीं होती है। यह कंप्यूटर से संचार करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी 2.40 हर्ट्ज या ब्लूटूथ तकनीक पर उपयोग करता है। ये इसमें एक छोटा सा यूएसबी डॉगल या यूएसबी रिसीवर
कंप्यूटर में लगाया जाता है। अच्छा देखो इसमें क्या होता है कि जो वायरलेस या कार्डलेस माउसेस होते हैं, इसमें कोई भी फिजिकल वायर नहीं होते हैं जिससे कि हम क्या कंप्यूटर में कनेक्ट कर पाए या सीपीयू में कनेक्ट करें। इसमें क्या ये किस पे बेस करता है, या रेडियो फ्रीक्वेंसी से कम्युनिकेट करता है, ठीक, या ब्लूटूथ से ब्लूटूथ टेक्निक का यूज किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन। ओके, और इसमें क्या होता है, एक छोटा सा डोंगल या रिसीवर, जहाँ पे अगर वायर वाला जो माउस होता है जहाँ, तो उस वाले पोर्ट में लगा देते हैं, बाकी दूर से भी काम करें उससे कॉर्डलेस माउस से तो वह वर्क करेगा। माउस के कार्य की बात करें तो क्लिक या लेफ्ट क्लिक करने पर क्या होता है, इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को चुनने सिलेक्ट करने के लिए या कर्सर को किसी विशेष स्थान पर स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो लेफ्ट क्लिक या क्लिक करने के बाद क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को, इसका मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं या किसी स्पेशल प्लेस पर उसको लेकर जा रहे हैं। डबल क्लिक का मतलब हम उसको ओपन कर रहे हैं, कोई भी फाइल को ओपन, कोई प्रोग्राम फाइल और फोल्डर को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए किया जाता है, या लॉन्च करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। ट्रिपल क्लिक का मतलब क्या होता है, जब माउस के द्वारा लगातार 3 बार क्लिक किया जाता है तो एमएस वर्ड या वर्ड प्रोसेसर में इसका उपयोग पूरे पैराग्राफ या पूरे लाइन को एक साथ चुनने के लिए किया जाता है। तो अगर कोई भी मतलब एमएस वर्ड खुला हुआ है या एमएस प्रोसेसर खुला हुआ है या वर्ड प्रोसेसर खुला हुआ है, तो अगर इंटायर लाइन या इंटायर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से क्या होता है, इसका उपयोग स्क्रीन पर चुनी गई वस्तु से संबंधित मेनू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जब कोई फाइल या फोल्डर है उसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं तो उस जो राइट क्लिक करने के बाद कुछ मेनू के ऑप्शन आते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट, रीनेम, डिलीट, प्रॉपर्टीज, तो हम राइट क्लिक करने के बाद ये सब कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, यह इसका उपयोग फाइलों को एक स्थान दूसरे स्थान तक मूव या कॉपी करने के लिए या विंडोज के आकार को बदलने के लिए किया जाता है। स्क्रॉलिंग क्या क्या उपयोग है, तो इसका उपयोग स्क्रीन पर हो रहे लंबे दस्तावेज या वेब पेज को ऊपर स्क्रॉल या नीचे स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। दूसरा है ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग डिवाइस में दूसरा ट्रैक बॉल है। तो इसके बनावट की बात करें सबसे पहले तो यह भी मैकेनिकल माउस के समान ही होता है। इसे उल्टा माउस भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें माउस के निचले हिस्से की गेंद ऊपर की ओर स्थित होती है। इसके वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें, इसमें पूरे डिवाइस को हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह अपनी जगह पर स्थिर रहता है। उपयोगकर्ता केवल अपनी उंगलियों या अंगूठे से ऊपर लगी गेंद को घुमाकर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है। तो जैसे इसके ऊपर एक गेंद लगा रहता है, गेंद को हम जिधर स्क्रॉल करेंगे उधर ही कर्सर स्क्रॉल होगा। उपयोग की बात करें, चूंकि इसके लिए बहुत कम डेस्क स्पेस की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका उपयोग हवाई यातायात नियंत्रण, सैन्य रडार सिस्टम, सोनार सिस्टम, चिकित्सा उपकरणों और कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन वर्क स्टेशन या कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग वर्क स्टेशन में किया जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस में तीसरा है जॉयस्टिक। इसके बनावट की बात करें तो इसमें वर्टिकल स्टिक या हैंडल लगा होता है जो कि एक गोलाकार बेस पर टिका होता है और इसे चारों तरफ घुमाया जा सकता है। 360 डिग्री इसको घुमाया जा सकता है। इसके टेक्निकल प्रिंसिपल की बात करें तो जब हैंडल को किसी दिशा में झुकाया जाता है तो इसके नीचे लगे पोटेंशियोमीटर विद्युत प्रतिरोध में बदलाव के आधार पर कोण और दिशा को मापते हैं। तो इस पे क्या लगा, जॉयस्टिक में क्या लगा रहता है, पोटेंशियोमीटर रहता है। जब पोटेंशियोमीटर क्या करता है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसमें जो चेंजेस हो रहा है उसके आधार पर एंगल और दिशा को मेजर करते हैं, मैप करते हैं और उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इसके ऊपरी हिस्से पर कुछ बटन होते हैं जिन्हें ट्रिगर्स कहा जाता है। उपयोग की बात करें, इसका प्राथमिक उपयोग वीडियो गेम खेलने में, फ्लाइट सिमुलेटर, पायलट ट्रेनिंग में, क्रेन और रोबोटिक आर्म्स में औद्योगिकी वातावरण में नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। टचपैड की बात करें जो कि पॉइंटिंग डिवाइस का चौथा डिवाइस है। इसके टेक्निकल प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यह आधुनिक लैपटॉप में पाया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। यह कैपेसिटिव सेंसिंग तकनीक पर कार्य करता है। मानव उंगलियों के भीतर प्राकृतिक रूप से थोड़ा विद्युत चार्ज होते हैं। जब उंगली टचपैड की सतह पर छूती है तो सतह के नीचे लगा सेंसर ग्रिड विद्युत क्षेत्र
में बदलाव के आधार पर उंगलियों को सटीक स्थिति और गति को ट्रैक करता है। तो इस पे कैपेसिटिव सेंसिंग भी काम करती है। कैपेसिटिव सेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, तो अगर कैपेसिटिव सेंसिंग पे अगर वो टच करते हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, उसमें थोड़ा चेंजेस होता है और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग जो भी स्पीड में चेंजेस हो रहा है या पोजीशन चेंजेस हो रहा है उसको मेजर या मैप करते हैं। तथ्य की बात करें तो यह इंसुलेटर वस्तुओं जैसे पेंसिल प्लास्टिक पे काम नहीं करता है, क्योंकि इनके लिए मानव त्वचा में विद्युत चार्ज की आवश्यकता होती है। अच्छा, समझ में आया इलेक्ट्रिक क्या है टेक्निकल प्रिंसिपल, फिर से बता रहा हूँ कि यह क्या होता है, कैपेसिटिव सेंसिंग के तकनीक पर आधारित होता है। ठीक, तो जब ह्यूमन या कोई भी पर्सन है, ठीक, उसको टच करता है, टच करने के बाद क्योंकि इस ह्यूमन के अंदर इलेक्ट्रिक पल्सेस होती है नॉर्मल, तो जब भी उसको टच करेगा तो इलेक्ट्रिकल चार्ज में चेंजेस होगा, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज में चेंजेस के कारण जो इसके नीचे क्या लगा रहता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को इलेक्ट्रिकल फील्ड को सेंस करने वाला ग्रिड लगा होता है। तो इन्हीं ग्रिड के बदलाव के आधार पर उंगलियों की सटीक स्थिति मतलब जो एक्यूरेट पोजीशन है और उसके स्पीड को ट्रैक करता है। ठीक है, फिर है लाइट पेन, यह है क्या, ग्राफिक इनपुट डिवाइसेस, ग्राफिकल इनपुट डिवाइसेस। इसके बनावट और स्ट्रक्चर की बात करें तो यह एक पेन के आकार का प्रकाश संवेदनशील इनपुट डिवाइस होता है, जिसके ऊपर एक फोटो सेल या फोटो डायोड लगा होता है। तो ये पेन की तरह होता है। ओके, यह लाइट सेंसिटिव होता है और इसके ऊपर फोटो सेल या फोटो डायोड लगा होता है। वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें तो इसका उपयोग केवल पुराने सीआरटी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर के साथ किया जा सकता था। जब पेन को स्क्रीन के पास लाया जाता था तो स्क्रीन की कैथोड रे गन का इलेक्ट्रॉनिक बीम जैसे ही पन्ने के सामने से गुजरती थी, मतलब सॉरी पेन के सामने से गुजरती थी, फोटो डायोड तुरंत पल्स उत्पन्न करता था और कंप्यूटर इस टाइमिंग के आधार पर स्क्रीन पर पेन का सटीक एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पता लगा लेता था। तो इसका उपयोग कैसे क्या वर्किंग मैकेनिज्म फिर से देख लेते हैं, फिर से बता देता हूँ मैं कि यह सिर्फ पुराने जो कैथोड रे ट्यूब के मॉनिटर्स थे उसके साथ यूज किया जाता था, और जब पेन को स्क्रीन के पास लाते थे तो स्क्रीन में क्या लगी होती है, कैथोड रे गन लगी होती है। तो कैथोड रे गन से क्या निकलती है, इलेक्ट्रॉनिक बीम निकलते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक बीम को जब यही इलेक्ट्रॉनिक बीम पेन को सेंस करती थी, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू। ठीक, जैसे इलेक्ट्रिकल पल्सेस थ्रू सेंस करती थी तो वह पेन का एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पता लगा लेती थी। उपयोग की बात करें, इसका उपयोग इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, डिजाइनर द्वारा सीधे स्क्रीन पर ब्लूप्रिंट या डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ग्राफिकल इनपुट डिवाइस की बात करें तो है डिजिटाइजर ग्राफिक टैबलेट। इसके बनावट की बात करें तो इसमें इसमें एक सपाट इलेक्ट्रॉनिक पैड, फ्लैट इलेक्ट्रॉनिक पैड और विशेष पेन होता है जिसे स्टाइलस कहा जाता है। इसके टेक्निकल प्रिंसिपल की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस ईएमआर टेक्निक पर यह कार्य करता है। टैबलेट की सतह के नीचे चुंबकीय तारें होती हैं, इसके नीचे क्या होता है, मैग्नेटिक वायर्स होते हैं जो स्टाइलस से संकेत प्राप्त करते हैं। आधुनिक स्टाइलस बिना किसी बैटरी के काम करते हैं और ये उंगली के दबाव को भी पहचान सकते हैं, जैसे भारी दबाव से मोटी लाइन और हल्की दबाव से पतली लाइन खींची जा सकती है। समझ में आया। तो जो ये डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट्स होती हैं किस तकनीक पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस ईएमआर तकनीक पे काम करते हैं। इनके नीचे क्या होते हैं, मैग्नेटिक वायर्स होते हैं। तो क्या जब मैग्नेटिक वायर्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, स्टाइलस से संकेत, मतलब जो भी संकेत आ रहे हैं उसको प्राप्त करते हैं, और जो आधुनिक जो स्टाइलस हैं वो उसमें बैटरी नहीं लगा होता, बिना बैटरी के भी वो काम करते हैं। उपयोग की बात करें तो डिजिटल कला, एनिमेटर्स द्वारा कार्टून बनाने में, कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन में रेखा चित्रों को डिजिटल रूप में बदलने के लिए डिजिटाइजर या ग्राफिक टैबलेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टच स्क्रीन टेक्निक। टच स्क्रीन टेक्निक की बात करें तो यह एक अनूठा उपकरण है जो इनपुट आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है, तो उसका सिंपल से एग्जांपल हो जाएगा क्या, टच स्क्रीन
क्या टच स्क्रीन? टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस या टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस, इसको दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, रजिस्टिव टच स्क्रीन और कैपेसिटिव टच स्क्रीन। ओके, तो इसमें देख लेते हैं। तो जो रजिस्टिव टच स्क्रीन होते हैं इसमें प्लास्टिक और ग्लास की दो लचीले परतें होती हैं, जबकि कैपेसिटिव टच स्क्रीन में इसमें ग्लास की एक ही परत होती है जिसके ऊपर आईटीओ प्रवाहकीय इंडियम टीन ऑक्साइड की कोटिंग होती है। ठीक, कंडक्टिव इंडियन टीन ऑक्साइड की कोटिंग होती है। कार्य सिद्धांत की बात करें, जब स्क्रीन को दबाया जाता है दोनों परतें आपस में छूती है और सर्किट पूरा करती हैं। ओके, जबकि कैपेसिटिव टच स्क्रीन की बात करें तो जब उंगली के छूने पर मानव शरीर के विद्युत ऊर्जा से सीखकर स्थिति का पता लगाती हैं। इनपुट साधन की बात करें तो इसे उंगली, पेंसिल, स्टाइलस या ग्लास पहनकर भी चलाया जा सकता है। जबकि कैपेसिटिव टच स्क्रीन की बात करें तो यह सिर्फ मानव त्वचा का ही मानव त्वचा को ही समझ सकती हैं सिर्फ। मल्टी टच सपोर्ट की बात करें तो यह आमतौर पर मल्टी टच सपोर्ट जैसे जूम करने के लिए दो उंगलियों का उपयोग करके उसको जूम नहीं किया जा सकता था। जबकि कैपेसिटिव टच स्क्रीन में दो उंगलियों को अगर हम स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा दूर करेंगे उंगलियों को, तो वह जूम होगा। रजिस्टिव टच स्क्रीन की बात करें तो एटीएम मशीनों और रेलवे टिकट वेटिंग में यूज किया जाता है। आधुनिक स्मार्टफोन, टैबलेट में, प्रीमियम लैपटॉप में कैपेसिटिव टच स्क्रीन का यूज किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स की बात करें तो माउस की संवेदनशीलता और कर्सर की स्थिति को शुद्धता को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? डीपीआई बताया था मैंने। किसी पॉइंटिंग डिवाइस को उल्टा माउस भी कहा जाता है, तो क्या नाम है? दूसरा नाम है ट्रैक बॉल। वीडियो गेम खेलने और फ्लाइट सिमुलेटरों में दिशा बदलने के लिए पोटेंशियोमीटर सिद्धांत पर काम करने वाला डिवाइस कौन सा है? जॉयस्टिक। लाइट पेन का उपयोग कंप्यूटर के किस विशिष्ट मॉनिटर प्रकार के साथ ही संभव है? सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर के साथ। आधुनिक स्मार्टफोन में जूम इन और जूम आउट करने के लिए किस टच स्क्रीन का तकनीक उपयोग किया जाता है? कैपेसिटिव टच स्क्रीन, अभी बताया मैंने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है स्कैनिंग डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस में हम पढ़ेंगे क्या क्या? ऑप्टिकल स्कैनर, और क्या? ऑप्टिकल स्कैनर में ओसीआर, ओएमआर, बीसीआर, फिर उसके बाद क्यूआर, फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो पुराने समय में डेटा प्रविष्टि के लिए कीबोर्ड से मैनुअल टाइपिंग करनी पड़ती थी, जिसमें समय अधिक लगता था, गलतियां होने की संभावना बनी रहती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए सोर्स डेटा ऑटोमेशन तकनीक का विकास हुआ। इस तकनीक में डेटा और उसके मूल स्रोत को सीधे स्कैनिंग उपकरणों के माध्यम से बिना किसी मानवीय टाइपिंग के सीधे कंप्यूटर में इनपुट करा दिया जाता था। इनपुट करा दिया जाता। स्कैनिंग उपकरण डिवाइस के माध्यम से क्या होता है? जो भी डेटा होता है डायरेक्ट स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट दे दिया जाता है। यह किसके ऊपर काम करती है? सोर्स डेटा ऑटोमेशन टेक्निक के ऊपर काम करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर की बात करें तो स्कैनर एक ऐसा इनपुट उपकरण है जो कागज पर मौजूद भौतिक दस्तावेजों, तस्वीरों या छपे हुए टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। ये उसका वर्किंग मैकेनिज्म है, जिसमें फिजिकल कंपोनेंट को लाइट सोर्स के सामने लाया जाता है। ठीक, लेंस और मिरर के सिस्टम से उसको स्कैन किया जाता है। फिर उसमें सीसीडी और सीएमओएस सेंसर्स होते हैं जो उसको स्कैन करते हैं। फिर उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में बदला जाता है। फिर डिजिटल इमेज या बिट में फाइल में उसको कन्वर्ट किया जाता है। स्कैनर के भौतिक प्रकार, इसमें हम 4 टाइप के प्रकार पढ़ेंगे। फिर सबसे पहले हम फ्लैट बेड स्कैनर की बात करेंगे। तो फ्लैट बेड स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है। ओके, इसमें एक निश्चित कांच की सतह, ग्लास बेड और ढक्कन एलईडी होता है। दस्तावेज स्थिर रहता है और आंतरिक रीडर हेड इसके नीचे घूमता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये क्या है? सबसे आम मानक स्कैनर है। ठीक, सबसे पहले ये मान लो। और ये जो जैसे आपने फोटोकॉपी मशीन देखा है वैसे ही यह भी दिखता है। जब आप कभी डॉक्यूमेंट को स्कैन कराने गए होंगे तो दिखा होगा। और इसमें क्या होता है? एक निश्चित कांच की सतह होती है, उसी कांच की सतह पे इसको रखा जाता है, जिसके नीचे एक एलईडी होती है। ठीक, दस्तावेज जब स्थिर रहता है तो जो आंतरिक हेड रीडर हेड होते हैं और उसको क्या करता है?
वो इसको स्कैन करके सभी चीज़ों को रीड करता है। हैंड हेल्ड स्कैनर की बात करें तो आकार में बहुत छोटा होता है, जिसे उपयोगकर्ता अपने हाथ में पकड़कर दस्तावेज के ऊपर धीरे धीरे घुमाता है। इसके लिए उपयोगकर्ता के हाथ का स्थिर होना आवश्यक होता है। ड्रम स्कैनर की बात करें, ये सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाला स्कैनर, सबसे हाई रिजोल्यूशन वाला स्कैनर कौन सा है? ड्रम स्कैनर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग प्रकाशन उद्योगों, पब्लिशिंग इंडस्ट्री में और बड़े ग्राफिक्स स्टूडियो में किया जाता है। इसमें दस्तावेज को एक घूमने वाले ग्लास ड्रम पर लपेटा जाता है। इसमें प्रकाश का पता लगाने के लिए सामान्य सीसीडी के स्थान पर अत्यधिक संवेदनशील पीएमटी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब टेक्निक का यूज किया जाता है। ओके, ड्रम स्कैनर में क्या होता है, एक सबसे पहले ये जानो कि यह सबसे हाई रिजोल्यूशन वाला स्कैनर है। ठीक, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, ग्राफिक स्टूडियो में किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें दस्तावेज को एक घूमने वाले ग्लास ड्रम पर लपेट दिया जाता है। ओके, और क्या होता है, इसमें प्रकाश जो होता है, लाइट को पता लगाने के लिए सीसीडी के स्थान पर अत्यधिक संवेदनशील पीएमटी तकनीक का यूज होता है, जिसका फुल फॉर्म है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। सीट फेड स्कैनर की बात करें तो यह फ्लैट बेड के विपरीत काम करता है। इसमें स्कैनर का हेड स्थिर रहता है और रोलर्स की मदद से कागज को स्कैनर के भीतर गुजारा जाता है। तो फ्लैट बेड में क्या होता था, जो दस्तावेज था वो स्थिर रहता था, बाकी जो आंतरिक हेड रीडर था जो उसको स्कैन करता था वो मूव करता था फ्रॉम वन प्लेस टू, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक वो मूव करता था। जबकि सीट फेड स्कैनर में जो डॉक्यूमेंट होता है वह मूव करता है, बाकी जो उसका हेड होता है वह स्थिर होता है। सेकेंड बात करें ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, इसके टेक्निकल कंसेप्ट की बात करें तो जब हम किसी टेस्ट वाले दस्तावेज को सामान्य स्कैनर से स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर उसे केवल एक चित्र या इमेज के रूप में देता है। ठीक, तो अगर हम कोई स्कैनर से, नॉर्मल स्कैनर से कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट का इमेज बना के देगा। जबकि अगर मुझे उसका कैरेक्टर, हाँ, जो उसका कैरेक्टर उसको पाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ओसीआर का यूज करना पड़ेगा। आप उस स्कैन की गई फाइल के भीतर किसी शब्द को न तो खो सकते हैं न ही उसे बदल सकते हैं। इसके वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें तो ओसीआर एक ऐसी तकनीक, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन है जो स्कैन की गई छवि के भीतर मौजूद अक्षरों, अंकों, प्रतीकों को पहचान कर उन्हें वास्तविक संपादन योग्य टेस्ट, एडिटेबल टेस्ट या आस्की कैरेक्टर कोड में परिवर्तित करता है। ठीक है, ओसिया का वर्किंग प्रणाली समझ में आया क्या, कि ये जो भी डिजिटल इमेजेस होते हैं उसको स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद उसमें जो अक्षर है, अंक है, प्रतीक है, उसको पहचानेगा, पहचाने के बाद उसे एडिटेबल टेस्ट या आस्की कैरेक्टर कोड में कन्वर्ट करता है। आंतरिक चरण की बात करें, इंटरनल स्टेप की, तो यह सॉफ्टवेयर सबसे पहले छवि के प्रत्येक अक्षर के आकार का विश्लेषण करता है, उसके पैटर्न को मैच करता है, फिर डेटाबेस में मौजूद फॉन्ट से मैच करता है, उसके बाद टेस्ट का फाइल डॉट टेक्स्ट और डॉट डॉट्स फाइल में बदल देता है, डॉट डॉट्स फाइल में बदल देता है। ठीक है, तीसरा है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच को अत्यधिक तीव्र और सटीक बनाने के लिए ओएमआर तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके सिद्धांत की बात करें, कार्य सिद्धांत की, तो एमआर तकनीक पूरी तरह से प्रकाश के परावर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन के कार्य टेक्निक पर यह कार्य करता है। वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें तो एमआर सीट पर पेंसिल या गहरे नीले काले कलर के पेन से मार्क की बनाए जाते हैं। जब यह सीट ओएमआर रीडर के भीतर से गुजरती है तो मशीन सीट पर इंफ्रारेड लाइट डालती है। सीट का जो हिस्सा बिल्कुल सफ़ेद या खाली होता है वह प्रकाश को पूरी तरह वापस कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन जिस स्थान पर पेन या पेंसिल का गहरा काला गोला बना होता है वह प्रकाश को सोख या अब्जॉर्ब कर लेता है, वहां से बहुत कम प्रकाश वापस लौटता है। मशीन इसी परिवर्तित प्रकाश की तीव्रता से आए अंतर को माप कर पहचान लेती है कि इस विकल्प पर कौन सा गोला बनाया गया। मतलब इसके वर्किंग मैकेनिज्म की फिर को की बात करूं फिर से, तो इसमें क्या होता है, जब एग्जामिनेशन देने गए होंगे आप, उसके ऊपर आप रोल नंबर फिर आंसर में गोला भरे होंगे, तो ये जो एएमआर होता है
तो यह OMR किसके ऊपर क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्शन पे ऊपर। तो OMR शीट के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद वो देखेगी कहाँ से लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो जहाँ जहाँ लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कोई भी आपने गोला नहीं भरा है, ठीक। तो और जहाँ जहाँ गोला भरा है वो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो उसको वो स्कैन करेगा कि हाँ यही है इनपुट, मतलब इसी को हमको इनपुट लेना है, ठीक है। बीसीआर की बात करें, बारकोड रीडर, तो बारकोड क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो बारकोड विभिन्न चौड़ाई वेरिएबल बिट्स की समानांतर काली और सफेद लाइनों वर्टिकल पैरेलल लाइंस का एक समूह होता है, इसके नीचे कुछ अंक लिखे होते हैं। यह किसी उत्पाद प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, जैसे निर्माता का नाम, उत्पाद कोड, प्रोडक्ट कोड, मूल्य को कूटबद्ध इनकोड करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड मानक का उपयोग होता है। तो बारकोड क्या होता है, इसमें क्या आपने देखा होगा कि जो भी प्रोडक्ट आप कभी कभी लेते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट ले, उसके ऊपर बारकोड हमेशा रहता है। वो वेरिएबल क्या होती है, लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। उसी वर्टिकल पैरेलल लाइंस में स्पेशल अंक छुपे होते हैं, और आपने देखा होगा उसके नीचे क्या लिखे होते हैं, नंबर्स भी लिखे होते हैं। तो इस नंबर्स में क्या क्या रहता है, जो भी या जो ये बारकोड होता है उसके अंदर क्या क्या छुपी छुपी चीज़ें होती हैं, जैसे निर्माता का नाम हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, ये सब उसमें इंकोडेड रहता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड में उपयोग किया जाता है। रीडर की वर्किंग आप बीसीआर की बात करें तो बारकोड रीडर, जिसे बारकोड स्कैनर भी कहते हैं, एक लेजर बीम तकनीक पर काम करता है। जब रीडर से निकलने वाली लेजर लाइट बारकोड पर पड़ती है तो काली लाइनें प्रकाश को सोख लेती हैं और सफ़ेद लाइनें प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। रीडर के भीतर लगा फोटो डिटेक्टर इस परावर्तित पैटर्न के को इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में बदल देता है, जिसे कंप्यूटर तुरंत डिकोड करके उत्पाद की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो ये बारकोड रीडर को क्या बोलते हैं, बारकोड स्कैनर भी कहा जाता है। और ये किसके ऊपर किस टेक्निक पर बेस्ड रहती है, तो लेजर बीम टेक्निक के ऊपर यह बेस्ड होती है, ठीक है। तो जब बारकोड रीडर से लेजर लाइट को बारकोड पर डाला जाता है, ठीक, तो अब काली लाइनें और सफ़ेद लाइनों में क्या होता है, काली लाइनें किसी प्रकाश को सोख लेती हैं, तो काली लाइनें प्रकाश सोख लेंगी और सफ़ेद लाइनें क्या करेंगी, प्रकाश को परावर्तित कर देंगी। तो रीडर के भीतर क्या होता है, फोटो डिटेक्टर होता है। फोटो डिटेक्टर का क्या काम रहता है, यह पैटर्न को, जो भी पैटर्न बारकोड का पैटर्न उसको डिटेक्ट करता है और उसी पैटर्न को इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में कन्वर्ट करने के बाद जो भी डिटेल उसमें छुपा होता है वो मॉनिटर पर या स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट बात करें क्यूआर कोड रीडर की। क्यूआर कोड रीडर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पांस कोड रीडर, ठीक है। तो इसे 1994 में जापानी कंपनी डेंसो वेब के द्वारा ऑटोमोटिव पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया था। तो इसे क्यूआर कोड को किसने विकसित किया था, एक जापानी कंपनी थी जिसका नाम डेंसो वेब था, ठीक। और किस लिए विकसित किया था, ऑटोमोटिव पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए। बारकोड से तकनीकी अंतर क्या, बारकोड और क्यूआर में क्या डिफरेंस है, तो वो देख लेते हैं। बारकोड एक वन डायमेंशनल कोड है जो केवल बाईं से दाईं ओर डेटा पढ़ा जाता है। इसकी डेटा क्षमता बहुत कम, आमतौर पर केवल 20 अंक की होती है। इसके विपरीत क्यूआर कोड 2 डायमेंशनल है, मैट्रिक्स बारकोड है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों दिशाओं में डेटा को स्टोर कर सकती है। इसकी डेटा भंडारण क्षमता बारकोड से सैकड़ों गुना होती है, लगभग 7000 प्लस संख्यात्मक अक्षर हो सकता है एक बारकोड रीडर में। बनावट की बात करें तो क्यूआर कोड के कोनों पर 3 बड़े चौकोर बक्से दिखाई देते हैं। तो आपने देखा होगा जो क्यूआर कोड होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है। स्क्वायर फॉर्म में होने के साथ साथ जो सभी कोने होते हैं, उन सभी कोनों में से 3 कोनों पर स्क्वायर बॉक्स होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। और इन्हीं बॉक्सेस को क्या बोला जाता है, पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न्स बोला जाता है। पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न्स कहा जाता है। इनकी मदद से क्यूआर कोड रीडर स्मार्टफोन का कैमरा कोड को किसी भी कोड में 360 डिग्री से तुरंत सीधा और सटीक पहचान लेता है। तो क्यूआर कोड रीडर या स्मार्टफोन का कैमरा कोड किसी भी एंगल से इसको तुरंत पहचान लेता है, चाहे कैमरा उल्टा हो
या सीधा हो। नेक्स्ट बात करें MICR मैग्नेटिक इंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन की, यह सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो इसका उपयोग बैंकिंग के क्षेत्र में चेक को और ड्राफ्ट्स के त्वरित संस्करण क्लियरिंग प्रोसेस के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है। विशेष स्याही इसमें लगा होता है। चेक के सबसे निचले हिस्से पर कुछ विशेष नंबर जैसे चेक नंबर, बैंक कोड और खाता संख्या लिखे होते हैं। इन नंबर्स को इन नंबर्स को छापने के लिए एक विशेष चुंबकीय स्याही का उपयोग किया जाता है, जिसे आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटिक पार्टिकल के कण इसमें आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटिक पार्टिकल के कण मिले होते हैं। तो इसमें विशेष स्याही होती है, इस विशेष स्याही में आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटिक पार्टिकल के कण मिले होते हैं। फॉन्ट मानक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार अक्षर केवल 2 विशेष फॉन्ट में डिजाइन किए जाते हैं। E138 भारत, अमेरिका, ब्रिटेन में प्रयुक्त या CMC7 यूरोप में प्रयुक्त। सरल प्रणाली की बात करें, जब चेक को MICR रीडर के मशीन के अंदर डाला जाता है तो मशीन सबसे पहले उन अक्षरों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से गुजार कर चुंबकीय मतलब मैग्नेटाइज करती है उसे। इसके बाद रीडर हेड जैसे ही उन चुंबकीय अक्षरों के ऊपर से गुजरता है। प्रत्येक अक्षर के विशिष्ट आकार यूनिक शेप के कारण अलग अलग चुंबकीय तरंग या सिग्नल जनरेट करते हैं। मशीन इस तरंग को पहचान कर अक्षर को पढ़ लेती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी जो ये चेक होते हैं, चेक को जब MICR रीडर में डाला जाता है, ठीक जैसे ही उसमें डालेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, एक बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसको मैग्नेटाइज कर देता है। और जैसे ही मैग्नेटाइज करेगा तो जो MICR के अंदर रीडर हेड लगा हुआ है वो रीडर हेड अब मैग्नेटाइज हो गया। जो ये आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटिक पार्टिकल थे वो क्या हो गए, मैग्नेटाइज हो गए। तो ये रीडर हेड उसको क्या करेंगे, स्कैन करेंगे और उसके अंदर जो डिटेल छुपा है उसको स्कैन करेंगे। ओके, विशेष परीक्षा तथ्य की बात करें, यदि चेक पर कोई व्यक्ति पेन चला दे या चेक थोड़ा मुड़ जाए या उस पर कोई दाग लग जाए तो भी MICR रीडर उसे 100% शुद्धता से पढ़ सकता है, क्योंकि यह सामान्य स्याही से या गंदगी से इसका कोई भी मतलब नहीं होता। आयनॉक्स वो क्या करता है, जैसे ही आप चेक देंगे, चेक क्या करेगा, MICR मशीन के अंदर डालेगा, के अंदर डालेगा तो जो स्याही है उस स्याही के ऊपर जो आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटिक पार्टिकल के कण लगे हुए हैं या उसमें मिले हुए हैं उसको मैग्नेटाइज करेगा तो फिर रीडर हेड उसको स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद उसमें जो भी उसके शेप के अकॉर्डिंग जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स या अक्षर छुपे हुए हैं उसको चुंबकीय तरंग या सिग्नल में जनरेट करेगा और मशीन इस तरंग या सिग्नल्स को जनरेट को क्या करती है, पहचान लेती है और अक्षर को पढ़ लेती है, साथ में डेटा को स्टोर करती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, एग्जाम फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो कागज पर छपे अक्षरों या हस्तलिखित टेस्ट हैंड रिटन टेस्ट की डिजिटल छवि को संपादन करने योग्य या एडिटेबल ASCII टेक्स्ट में बदलने के लिए किस टेक्निक का यूज किया जाता है, इस टेक्निक का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का। दूसरा है तथ्य 4 इसमें लिखा हुआ, ओके। प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच करने के लिए उपयोग होने वाली तकनीक किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करती है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। QR कोड की संरचना सामान्य बारकोड से किस प्रकार भिन्न है, तो बारकोड 1 डायमेंशनल होता है और QR कोड 2 डायमेंशनल होता है। बैंकों के चेक के निचले हिस्से पर विशेष आयरन ऑक्साइड और युक्त चुंबकीय स्याही लिखे अक्षरों को पढ़ने की तकनीक का नाम क्या है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। प्रकाशन और उच्च स्तरीय ग्राफिक्स उद्योग में सर्वाधिक रिजोल्यूशन और PMT तकनीक वाले स्कैनर का उपयोग होता है, जिसे हम ड्रग स्कैनर कहते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो वीडियो और बायोमेट्रिक इनपुट जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑडियो इनपुट, फिर वीडियो इनपुट और लास्ट में बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस को पढ़कर इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। ऑडियो इनपुट की बात करें तो माइक्रोफोन एक ऐसा इनपुट उपकरण है जो मानवीय आवाज या किसी ध्वनि तरंग को ग्रहण करके उन्हें कंप्यूटर के समझने योग्य डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये उसका प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस है। वॉइस रिकॉग्निशन और स्पीक रिकॉग्निशन में क्या डिफरेंसेस है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो वॉइस रिकॉग्निशन में
यह तकनीक यह पहचानती है कि कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग। वॉइस रिकॉग्निशन में कौन बोल रहा है उसको पहचाना जाता है। इसका उपयोग सुरक्षा और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए व्यक्ति की आवाज़ के टोन और पिच को मैच करने के लिए किया जाता है। और स्पीच रिकॉग्निशन में क्या होता है, यह तकनीक यह पहचानती है कि क्या बोला जा रहा है। तो वॉइस रिकॉग्निशन में क्या होता है, कौन बोल रहा है, और स्पीच रिकॉग्निशन में क्या बोला जा रहा है उसको पहचाना जाता है। यह बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में बदलता है, जैसे गूगल असिस्टेंट, एप्पल सीरी या डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। फिर है वीडियो इनपुट। वीडियो इनपुट में सबसे पहले हम डिजिटल कैमरा देखते हैं। ये उपकरण वास्तविक दुनिया के दृश्यों को कैप्चर करके उन्हें डिजिटल छवियों या वीडियो फ्रेम्स में परिवर्तित करता है। वेबकैम की बात करें, वेबकैम एक छोटा डिजिटल कैमरा है जो सीधे कंप्यूटर से आमतौर पर यूएसबी पोर्ट द्वारा जुड़ा जाता है। यह लगातार लाइव वीडियो को कैप्चर करता है, उसे बहुत कम रिजोल्यूशन या कंप्रेस्ड फॉर्मेट में कंप्यूटर को भेजता है, ताकि उसे इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए तेजी से ट्रांजिट या ट्रांसमिट या प्रसारित किया जा सके। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस। तो बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस से क्या काम रहता है, तो ये क्या करते हैं कि ये मनुष्य के विशिष्ट शारीरिक और व्यवहारिक लक्षणों, मतलब यूनिक फिजिकल या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्कैन करके आइडेंटिटी और वेरिफिकेशन का कार्य करते हैं। ये सुरक्षा और अटेंडेंस प्रणाली में सबसे मजबूत स्तंभ है। सबसे पहले हम देखेंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर, फिर आइरिस स्कैनर, फिर फेशियल रिकॉग्निशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर से। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर में क्या होता है, देखो कि जो जितने भी मानव की उंगलियां होती हैं, हाँ, वो एक दूसरे से डिफरेंस होती है। कभी दो व्यक्तियों के उंगलियों के जो पैटर्न है वो कभी सेम नहीं हो सकते, जुड़वा बच्चों तक के भी सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन्हें स्कैन करने के लिए दो टेक्निक का यूज हो जाता है, ऑप्टिकल स्कैनर और कैपेसिटिव स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर में क्या होता है, यह शक्तिशाली प्रकाश स्रोत एलईडी का उपयोग करता है। जब उंगली कांच पर रखी जाती है तो यह रेखाओं की एक डिजिटल इमेज लेता है, उसे कंट्रास्ट के आधार पर पैटर्न की पहचान करता है। इससे नकली रबर की उंगली से भी धोखा दिया जा सकता है। मतलब जो ऑप्टिकल स्कैनर्स होते हैं इनके द्वारा फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है। जब इनके जो ये फिंगरप्रिंट स्कैनर होते हैं या ऑप्टिकल स्कैनर होते हैं, इनके ऊपर उंगलियां रखी जाती हैं, तो इनके ऊपर ये प्रकाश देने के बाद मतलब लाइट प्रोवाइड करता है एलईडी के थ्रू, और उसका डिजिटल इमेज लेता है, कंट्रास्ट इंक्रीज करता है, उसका पैटर्न पहचानता है, और इसको धोखा दिया जा सकता है रबर की उंगली पहनकर। दूसरा कैपेसिटिव स्कैनर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये जो मोबाइल में टच पैड होते हैं उसके सिद्धांत पर ही काम करता है। इसमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे कैपेसिटिव सर्किट होते हैं, और जब इन कैपेसिटिव सर्किट पर स्किन को या त्वचा को, उंगली की त्वचा को रखा जाता है तो उसको सेंस करती हैं, और सेंस करने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज में चेंजेस करती हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज में चेंजेस करती हैं, तो जो उंगली के रेखाओं के बीच में, जो उंगली में देखोगे रेखाएं होती हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ चार्ज जाता नहीं है। ठीक है, वहाँ पे चार्ज बदलता नहीं है, और चार्ज वहाँ पे नहीं बदलता है तो उसी का एक सटीक इलेक्ट्रिकल मैप क्रिएट करती हैं, और ये बहुत ही सुरक्षित होता है, इसे धोखा नहीं दिया जा सकता है। फिर है आइरिस स्कैनर। आइरिस स्कैनर में क्या होता है, आइरिस हमारे आंख के भीतर पुतली के चारों ओर स्थित रंगीन वलय कलर्ड रिंग होती है। ठीक है, तो आइरिस क्या होता है, हमारे आँख के भीतर जो पुतली होती है उसके चारों तरफ क्या होती हैं, कलर्ड रिंग होती हैं। इसके भीतर की एक मांसपेशियां बारीक रेखाएं जीवन पर कभी नहीं। आइरिस स्कैनर की बात करें तो आइरिस स्कैनर में क्या होता है कि आइरिस, सबसे पहले देखते हैं आइरिस क्या होता है। आइरिस हमारी आँख के भीतर पुतली के चारों तरफ स्थित रंगीन वाले कलर्ड रिंग होती हैं। इसके भीतर की मांसपेशियां और बारीक रेखाएं जीवन भर कभी नहीं बदलती हैं। यह फिंगरप्रिंट से भी 10 गुना अधिक यूनिक होती है। ठीक है, तो आइरिस क्या होता है, आइरिस जो हमारा प्यूपुल होता है, पुतली होता है, उसके चारों तरफ देखोगे आपने, देखा होगा आपने, कलर्ड रिंग होते हैं, रंगीन वलय होता है, और इन्हीं के भीतर जो मांसपेशियां होती हैं और बारीक रेखाएं होती हैं, यह कभी नहीं बदल सकता, मतलब कभी नहीं बदल सकता ये।
और ये फिंगरप्रिंट से 10 गुना अधिक यूनिक होती हैं। तकनीक प्रणाली की बात करें, मतलब इसके वर्किंग मैकेनिज्म की बात करें, तो आइरिस स्कैनर आँख पर कोई नुकसान न पहुंचाने वाली इंफ्रारेड रोशनी, नियर इंफ्रारेड NIR लाइट डालता है। यह रोशनी आँख की पुतली के भीतर के छिपे हुए बारीक पैटर्न को पूरी तरह से उभार देती है, जिसे एक उच्च रिजोल्यूशन वाला कैमरा कैप्चर कर लेता है। ओके, उपयोग की बात करें तो भारत के आधार कार्ड प्रोजेक्ट और उच्च सुरक्षा वाले राष्ट्रीय डेटा केंद्रों में पहचान की पुष्टि के लिए आइरिस स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फेशियल रिकॉग्निशन। फेशियल रिकॉग्निशन में क्या होता है कि यह तकनीक चेहरे की बनावट, दोनों आंखों के बीच की दूरी, नाक की ऊंचाई, जबड़े की रेखा जैसी विभिन्न बिंदुओं का विश्लेषण करती है। आधुनिक तकनीकों जैसे एप्पल फेस आईडी में डॉट प्रोजेक्टर होता है, जो चेहरे पर 30,000 से अधिक अदृश्य इंफ्रारेड डॉट्स डालता है, जिससे चेहरे पर 3D मेश मॉडल तैयार किया जाता है। मतलब जो चेहरे का होता है एक 3D गणितीय मॉडल, मेश मॉडल तैयार किया जाता है। इससे फोटो या वीडियो दिखाकर धोखा दिया नहीं जा सकता। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स की बात करें तो ध्वनि तरंगों को कंप्यूटर के समझने योग्य विद्युत एनालॉग संकेतों में बदलने वाले माइक के अतिरिक्त आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? डायाफ्राम। आपने जो देखा होगा डायग्राम मैंने दिखाया था उसमें वो दिया हुआ है। स्मार्टफोन के कैमरे और वेबकैम में बिजली की कम खपत के कारण किस इमेज सेंसर तकनीक का अनिवार्य उपयोग किया जाता है? तो स्मार्टफोन के कैमरे और वेबकैम में बिजली की कम खपत के कारण किस इमेज सेंसर तकनीक का उपयोग किया जाता है? CMOS सेंसर तकनीक का। वह तकनीक क्या कहलाती है जो बोले गए शब्दों को टाइप किए गए टेक्स्ट में बदल देती है? स्पीच रिकॉग्निशन। अभी बताया था मैंने। भारत के आधार में डेटाबेस को तैयार करने के लिए उंगलियों के निशान के अलावा आंख के किस भाग को स्कैन किया जाता है? तो आइरिस को। किस फिंगरप्रिंट स्कैनर तकनीक में उंगली की त्वचा संपर्क में आते ही एक सूक्ष्म विद्युत मानचित्र तैयार करती है? तो क्या हो जाएगा उसका? कैपेसिटिव स्कैनर। ओके, तो अब हम मिलेंगे कल इसी टाइम पे। आज हमने इनपुट डिवाइस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम कल के क्लास में आउटपुट डिवाइस को कंप्लीटली कवर करेंगे, जिसमें हम प्रिंटर को पढ़ेंगे और प्लॉटर को पढ़ेंगे, जो कि प्रिंटर और प्लॉटर हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल में आपको इस क्लास के नोट्स, इसके साथ साथ PYQ और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। UP SSC एग्जामिनेशन से के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने कंप्यूटर के लिए मॉक टेस्ट तैयार किया है, और मैं इतना कह सकता हूँ सभी जो क्वेश्चन है उसी मॉक टेस्ट से आएंगे, उससे बाहर कहीं जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से।